हेलो स्टूडेंट्स, अमित जौहरी सर की तरफ से जौहरी पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेक्टर सीरीज का तीसरा वीडियो हम लेके आए हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो आज हम क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल, अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं एट एन एंगल ऑफ थीटा, जो मैंने ए वेक्टर और बी वेक्टर बनाया हुआ है, और उनके बीच का एंगल भी मैं ले रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ये दोनों प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के बीच के प्रोडक्ट हैं, ये आप याद रखिएगा। चलिए, तो मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर एट एन एंगल ऑफ थीटा। तो इनके बीच का क्रॉस प्रोडक्ट की सबसे बेसिक डेफिनेशन ये बोलती है कि मुझे अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड करना है तो वो आता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम डॉट एंड कैप। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स। टू वेक्टर्स के बीच में अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं विच आर एट एन एंगल ऑफ थीटा, तो उनके बीच का क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय एन कैप। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन और फॉर्मूला फॉर टू फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट। अब थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं। मैंने जो ये टर्म लिखी है, ए वेक्टर magnitude multiplied by b vector magnitude multiplied by sine theta, that shows the magnitude of a cross b. That shows the magnitude of a cross b. And this n cap is the unit vector. किसी भी वेक्टर के ऊपर, मैं हमेशा हर लेक्चर में बताया है कि अगर किसी भी वेक्टर के ऊपर कैप लगा हुआ है तो वो यूनिट वेक्टर होता है, विच इज एसेंशियल टू डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो एन कैप विल गिव द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो आप देख सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की बेसिक डेफिनेशन में दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ रहे हैं। इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर प्रोडक्ट होता है। स्केलर प्रोडक्ट हमने पढ़ा था जो कि डॉट प्रोडक्ट था, वो स्केलर प्रोडक्ट था, लेकिन यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट आता है, इसीलिए उसमें डायरेक्शन वेक्टर भी आता है उसकी डायरेक्शन को बताने के लिए। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ ए क्रॉस बी, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन एनी टू वेक्टर जो कि थीटा एंगल पर है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आ गया हमारा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बी वेक्टर मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, और उसकी डायरेक्शन आ गई। इज दैट क्लियर? चलिए इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं। अगर यही वेक्टर मुझे ऑर्थोगोनल फॉर्म में दिए हों, जैसे ए वेक्टर मुझे ऑर्थोगोनल फॉर्म में दिया हो, A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, या फिर बी वेक्टर दिया हो मुझे B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। ये ऑर्थोगोनल फॉर्म में अगर मुझे रिप्रेजेंट करके वेक्टर्स दिए जाएंगे, ऑर्थोगोनल फॉर्म हर बार मैं बताता हूं, IJK की फॉर्म, यूनिट वेक्टर्स अलोंग x, y एंड z एक्सिस के अलोंग, अगर उनकी फॉर्म में वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल सिस्टम, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। अगर मुझे वेक्टर इस टाइप से दिए हुए हैं तो मुझे एंगल जानने की भी जरूरत नहीं है, आई कैन डायरेक्टली फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। कैसे? तो उस केस में मैं लिखूंगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कई लोगों के लिए नया होगा, मोस्टली जो नीट की तैयारी कर रहे हैं मैथमेटिक्स को छोड़ चुके होते हैं, लेकिन मैं इसको आपको सॉल्व करना सिखा दूंगा। A1 A2 A3 B1 B2 B3, मैंने डिटर्मिनेंट को फिल करने के लिए
आई के नीचे आई के कोफिशिएंट, जे के नीचे जे के कोफिशिएंट और के नीचे के कोफिशिएंट का एक डिटर्मिनेंट बनाया हुआ है. If you find the value of this determinant, this will give the cross product between two vectors without knowing the angle between these two vectors. आप उन दोनों के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं. क्लियर है? डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, आप उसको देखिएगा. तो ए क्रॉस बी मुझे यहां पर मिल जाता है विदाउट नोइंग द एंगल. उसकी बेसिक डेफिनेशन हो गई. बेसिक डेफिनेशन में उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हमने देख लिया. विदाउट नोइंग द एंगल हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करें विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट, ये भी हमने देख लिया. अब हम इसकी डायरेक्शन पे जोर देते हैं एन कैप. तो बेसिकली अगर मैं बोलूं तो आई कैन से ए क्रॉस बी वेक्टर जो मुझे मिलेगा इज परपेंडिकुलर टू प्लेन containing A vector and B vector. A क्रॉस B वेक्टर जो मुझे मिलेगा वो हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिसमें A और B वेक्टर बिलोंग करते हैं. अगर ये मेरा बोर्ड है, एक प्लेन है, प्लेन मतलब कोई भी रेक्टेंगुलर सरफेस, अगर मैं दो लाइन जैसी यहां पर मैंने खींची हुई है तो ए क्रॉस बी जब मैं फाइंड करूंगा तो इनकी डायरेक्शन कहीं पर भी हो वो इस बोर्ड के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी. जिस तरह से मैं अपना ये मार्कर लेके दिखाता हूं वो हमेशा बोर्ड के परपेंडिकुलर रहेगी. इट इज अ वेरी जनरल आइडिया टू डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट. इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग दैट टू वेक्टर्स. तो जैसे मेरा बोर्ड है वो एक प्लेन है जिसमें ये दो वेक्टर लाई कर रहे हैं आपके सामने. दीज टू वेक्टर्स आर कोप्लेनर. आप याद रखिएगा, दो वेक्टर इंटरसेक्टिंग होंगे तभी उनके बीच का प्रोडक्ट आता है. तो उस प्लेन के जो परपेंडिकुलर होगा दैट इज ए क्रॉस बी. जनरलाइज्ड वे ऑफ सेइंग द डायरेक्शन. मोर स्पेसिफिकली हम कैसे बोलेंगे? तो मोर स्पेसिफिकली उसके लिए हम दो रूल को फॉलो करेंगे. पहला रूल है स्क्रू रूल और दूसरा रूल है सर्कल रूल. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्क्रू रूल को. स्क्रू हम सब जानते हैं, हमारे घर में बहुत जगह हमने देखे होंगे, हमने कई बार अपने हाथ से टाइट भी किए होंगे. तो एक बार आप आज दोबारा टाइट कर लीजिए. स्क्रू को आप इस तरह टाइट करें कि वो स्क्रू जो मूव हो वो ए टू बी मूव होना चाहिए. ए से बी की तरफ मूव होना चाहिए स्क्रू. तो स्क्रू जिस डायरेक्शन में एडवांस होगा दैट डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट. मतलब ए क्रॉस बी की वो डायरेक्शन होगी. ठीक है? अब मान लीजिए मेरा ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है. तो मुझे स्क्रू टाइट करने के लिए ए से बी की तरफ रोटेट करना है. तो मैं ऐसे रोटेट करूंगा. जब हम ऐसे रोटेट कर रहे होते हैं तो स्क्रू ओपन हो रहा होता है तो पीछे की तरफ आएगा. पीछे की तरफ आएगा मतलब मेरा जो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा वो मैं इस पेन से शो कर रहा हूं, वो पेन से परपेंडिकुलरली मेरी तरफ होगा. आप देख सकते हैं ये मेरी तरफ होगा. परपेंडिकुलरली वो मेरी तरफ होगा क्योंकि स्क्रू का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है दैट गिव ए क्रॉस बी. तो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर. मैं एक बार और बताता हूं, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है. अब मुझे स्क्रू को इस तरह रोटेट करना है कि वो ए से बी की तरफ जाए. तो मैं इसको रोटेट करने के लिए इस तरह रोटेट करूंगा. जब मैं इस तरह रोटेट करता हूं तो स्क्रू ओपन अप हो रहा होता है, पीछे की तरफ आ रहा होता है. दैट डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ माई ए क्रॉस बी. पीछे की तरफ आ रहा है मतलब उस प्लेन से ऐसे परपेंडिकुलर है. ये मैंने पेन आपको ऐसे करके दिखा रहा हूं. तो दैट इज कॉल्ड स्क्रू रूल. लेकिन अगर आप बहुत सिंपली वर्ड में समझना चाहें तो सर्कल रूल का भी एप्लीकेशन आप कर सकते हैं. सर्कल रूल में आप एक ऐसा सर्कल बनाइए और एक डायरेक्शन को फॉलो कीजिए क्लॉकवाइज. आई वेक्टर, जे वेक्टर एंड के वेक्टर. कैप बना देते हैं बिकॉज दे आर यूनिट वेक्टर. कैप फिजिक्स में उसका एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है. whenever I multiply I cross J, since they are unit vectors तो इनका मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन तो 1 होने ही वाला है. और ये परपेंडिकुलर भी हैं तो इनका साइन थीटा भी 1 होने वाला है. बिकॉज परपेंडिकुलर है तो साइन 90 1 हो जाता है. तो मुझे इसका जो मैग्नीट्यूड मिलेगा वो 1 मिलेगा.
लेकिन इसकी डायरेक्शन तो होगी बिकॉज इट इज ए वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन होती है। तो मैं जब I क्रॉस J पे जाऊंगा तो मुझे अपनी ही डायरेक्शन में चलता हुआ K दिखेगा, तो इसका आंसर K आ जाएगा। ठीक है, दैट इज द सर्कल थिंग। लेकिन अगर मैं J क्रॉस I करने जाऊंगा, अब आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। जब मैं ऐसे मूव कर रहा हूं तो मैं अपनी डायरेक्शन के अपोजिट मूव कर रहा हूं, तो मुझे -K मिल जाएगा। तो सर्कल में अगर आप I क्रॉस J कर रहे हैं तो K मिलेगा, J क्रॉस K कर रहे हैं तो I मिलेगा, K क्रॉस I कर रहे हैं तो J मिलेगा। मींस मेरा मतलब ये है कि जब तक आप इस सर्कल की डायरेक्शन को फॉलो करते हुए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं किसी भी दो का, तो थर्ड वेक्टर इन द सेम सीक्वेंस विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, आपने सीक्वेंस को जैसे ही रिवर्स किया तो आपका आंसर नेगेटिव में आने लगेगा। क्लियर है ये बात? अब मैं दोबारा रिपीट करने चलता हूं, रिव्यू फटाफट। A क्रॉस B का बेसिक डेफिनेशन हमने किया, इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं बिकॉज आउटकम में डायरेक्शन होती है, मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी आपको मिल रही है। मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू साइन थीटा, दैट ओनली गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B वेक्टर। इसलिए मैंने ये सिंबल बना के मैग्नीट्यूड का आपको लिख दिया है। डायरेक्शन के लिए मैंने आपको पहले तो ये बताया है कि A क्रॉस B इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन विच कंटेन A एंड B। दूसरी बात, स्क्रू एंड सर्कल। थर्ड थिंग जो हमने डिस्कस किया कि अगर सर मुझे वेक्टर्स ऑर्थोगोनल फॉर्म में दिए हो IJK की फॉर्म में, तो मैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करूं? तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए आपको एंगल जानने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, दैट विल गिव यू द क्रॉस प्रोडक्ट। वो डायरेक्शन के साथ आएगा क्योंकि इसमें IJK के कोफिशिएंट्स बनेंगे, और जब भी वेक्टर IJK की फॉर्म में लिखा जाता है तो वो एक कंप्लीट वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के साथ। क्लियर है? चलिए, अब इसके बाद हम चलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की तरफ। तो हम हेडिंग डालते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन मींस अगर ये दो वेक्टर किसी भी फिगर का पार्ट हैं तो ज्योमेट्रिकली मुझे वो क्रॉस प्रोडक्ट क्या देगा? तो ज्योमेट्रिकली अगर देखा जाए, अगर A और B रेस्पेक्टिवली शोइंग द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, देन A क्रॉस B विल गिव यू द डायरेक्शनल एरिया। A क्रॉस B विल गिव यू द डायरेक्शनल एरिया, और मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B विल गिव यू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। डायरेक्शनल एरिया से आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। कई जगह आप जब इलेक्ट्रिसिटी में न्यूमेरिकल्स करते हैं तो वहां पर आपको हर प्लेन का एक एरिया होता है, तो आपको डायरेक्शन बताते हैं, देखो एरिया परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन है, तो डायरेक्टेड एरिया उसको बोला जाता है। लेकिन आप सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B will give you the area of parallelogram if A vector and B vector are the two adjacent sides of a parallelogram। ये उसका हुआ पहला ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। लेकिन सेकंड ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी है। अगर वो दो पैरेललोग्राम के डायगोनल हुए, if A and B are diagonals of parallelogram, then the area of the parallelogram is half of magnitude of A cross B। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम कैलकुलेट करेंगे हाफ ऑफ A क्रॉस B व्हेन A एंड B आर डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। और A और B जब साइड्स होंगे तो डायरेक्टली A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, जब डायगोनल्स होंगे तो हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। Is that clear? The geometrical interpretation of a vector product। अब हम चलते हैं एक कंडीशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। अगर इस पूरे को आप लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं तो आप यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक नोटिस करेंगे, साइन थीटा 0 कब होता है? व्हेन एंगल इज 0 डिग्री, और बाकी एंगल्स पे भी होता है, बट हम एक बेसिक ले रहे हैं। अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं
तो उनके बीच का एंगल 0 होता है, तो साइन 0 0 होता है, तो उस केस में हमारा वेक्टर प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। स्केलर प्रोडक्ट से हमने कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी को एक्सट्रैक्ट किया था, वेक्टर प्रोडक्ट से हम कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस और पैरेलल वेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं एज ए टैगलाइन, कंडीशन ऑफ पैरेलल वेक्टर्स। इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, जो भी अभी हमने समझा है, उनके बीच का एंगल 0 होगा, तो साइन 0 0 हो जाएगा, तो A क्रॉस B will become 0 अगर A vector and B vector are parallel to each other, तो उनके बीच का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। इसमें एक खास बात और समझने की है कि अगर वो A क्रॉस B में अगर दोनों एंटी पैरेलल भी हुए तो भी वो 0 ही होगा, पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, 0 माइनस 0 कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन बोथ द केसेस में आपका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होने वाला है। तो ये हमने एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट किया वाया दिस बेसिक डेफिनेशन। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आपने समझ लिया। अब इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं, प्रॉपर्टीज। मैं हर बार बोलता हूं प्रॉपर्टीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। जब क्वेश्चंस डायरेक्टली नंबर्स की फॉर्म में नहीं आते हैं तो प्रॉपर्टी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व द न्यूमेरिकल। प्रॉपर्टीज, सबसे पहली प्रॉपर्टी, क्या ये कॉम्यूटेटिव फॉलो करता है? तो मैं यहां लिख रहा हूं कॉम्यूटेटिव, और इस पे मैं क्रॉस बना रहा हूं। इसका मतलब है कि वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। मैंने जो क्रॉस बनाया हुआ है दैट शोज दैट कि वेक्टर प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। कॉम्यूटेटिव लॉ होता क्या है सर? कॉम्यूटेटिव लॉ मतलब होता है अगर हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं और अगर हम उनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दें तो अगर वो इक्वल हैं तो वो कॉम्यूटेटिव है, अगर वो इक्वल नहीं है तो वो कॉम्यूटेटिव नहीं है। डॉट प्रोडक्ट में हमने देखा था A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A, वो कॉम्यूटेटिव होता था, उसका रीजन भी हमने वहां देखा था। यहां पर हम देखेंगे कॉम्यूटेटिव मतलब A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू, मैंने जैसे बोला इनकी पोजीशन को आप इंटरचेंज कर दीजिए, नहीं भैया इक्वल नहीं होते हैं। तो यहां से मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है कि वेक्टर प्रोडक्ट में ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्डर मींस जिस सीक्वेंस में वेक्टर आपको लिखे हुए मिले हैं वेक्टर प्रोडक्ट में उसी सीक्वेंस में आप जाएंगे, उस सीक्वेंस को आप ब्रेक नहीं कर सकते बिकॉज इट डज नॉट फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ। तो जस्ट लाइक परम्यूटेशन, वेक्टर लॉ, वेक्टर एडिशन में, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप कुछ भी करें ऑर्डर को ब्रेक नहीं करना है आपको। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिविटी। क्या ये वेक्टर एसोसिएटिव होते हैं? मैं फिर से क्रॉस बना देता हूं, नहीं होते हैं। एसोसिएटिव मतलब क्या? एसोसिएटिव मतलब होता है कि अगर मैं A क्रॉस B क्रॉस C करूं तो क्या मैं इसको पहले A क्रॉस B कर सकता हूं? नहीं कर सकते हो सर आप, ऐसा अलाउड नहीं है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी मतलब ये होता है कि यार हम तीन चीजों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या मैं पहले दो को पहले कर लूं और तीसरे को बाद में कर लूं? नहीं। वेक्टर प्रोडक्ट में जिस सीक्वेंस में उसने आपको मल्टीप्लाई करने को बोला है, उसने अगर यहां ब्रैकेट पुट किया है तो पहले आपको B क्रॉस C ही करना पड़ेगा। उसका मैं रीजन भी अभी शेयर करता हूं और उसका एक एग्जांपल भी शेयर करता हूं आपके साथ। चलिए लेट अस सपोज मैं एग्जांपल के तौर पे I क्रॉस J कर रहा हूं। ये बिल्कुल इक्वल नहीं होगा I क्रॉस J के। क्यों इक्वल नहीं होगा अब मैं आपको समझाता हूं। यहां पर एक बेसिक एग्जांपल की हेल्प से, यही हुआ एग्जांपल। जब मैं I क्रॉस J करूंगा तो मैंने यहां पर सीखा है I क्रॉस J
सिंस दे आर यूनिट वेक्टर विल गिव मी k। तो अगर मैं LHS देखता हूं तो मुझे मिल रहा है i कैप क्रॉस k क्रॉस, और i कैप क्रॉस k क्रॉस इज माइनस j वेक्टर। जबकि मैं RHS अगर देखता हूं तो i क्रॉस i क्या है, 0। दे आर पैरेलल वेक्टर, और कंडीशन ऑफ पैरेलल वेक्टर में हमने देख चुके हैं कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनके बीच का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो i क्रॉस i तो 0 हो गया, तो ये तो 0 आ रहा है। आप देख सकते हैं LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। सो वाया दिस वेरी बेसिक एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट में जिस ऑर्डर में वो आपको दिया हुआ है आप उस ऑर्डर को ब्रेक ना करें, और ये इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि कई जगह बहुत यूजफुल होती है। अब जैसा मैंने कहा था आपको मैं थ्योरेटिकल भी समझाऊंगा ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है। वी नो दैट B क्रॉस C की डायरेक्शन जनरली उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी जिसमें B और C है। ठीक है भैया, उस प्लेन के परपेंडिकुलर वो डायरेक्शन हो गई। अब उसका क्रॉस प्रोडक्ट मुझे A के साथ लेना है। ठीक है, A B उसी प्लेन में आ गया। यहां पर A क्रॉस B का वेक्टर होगा जो A B के प्लेन के कंटेनिंग के परपेंडिकुलर होगा। तो दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट डिफरेंट होने वाले हैं अगर आप थ्योरेटिकली इसको इमेजिन करोगे। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे भी समझाने की कोशिश किया हुआ है। ये है सेकंड प्रॉपर्टी, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट ना तो कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है ना एसोसिएटिव। तो सर प्रॉपर्टी बता ही क्यों रहे हो? तो प्रॉपर्टी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको थर्ड प्रॉपर्टी जो है वेक्टर फॉलो करता है, और वो थर्ड प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिविटी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को वो बिल्कुल फॉलो करता है। अगर आप लिखोगे A वेक्टर क्रॉस B प्लस C वेक्टर, आप पहले B और C को ऐड करो और फिर A के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लो, या फिर जैसा मैं हमेशा बोलता हूं एज इट इज अलजेब्रा अप्लाई कर दो सर। जैसे आप मल्टीप्लाई में ब्रैकेट ओपन करते हो वैसे यहां पर भी कर सकते हो। एक चीज का आपको बहुत स्पेशली ध्यान देना है वेक्टर प्रोडक्ट में, सीक्वेंस, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। ऑर्डर को ब्रेक मत कर देना। आप A क्रॉस B लिखना है आपको, B क्रॉस A मत लिख देना सर। फिर बीच में जो भी साइन है, इसी तरह से मैथमेटिक्स करते हैं ना, ब्रेक करते हुए। बस आपको ऑर्डर ब्रेक नहीं करना है। अगर A पहले लिखा है तो A क्रॉस B ही बनेगा, ये A क्रॉस C ही बनेगा। आप ऑर्डर ब्रेक नहीं करना है। क्रॉस प्रोडक्ट में वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है उसका ऑर्डर। तो आई होप वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। मैंने बेसिक डेफिनेशन से उसके प्रॉपर्टीज, उसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन और सारी चीजें शेयर की हुई। ठीक है, जैसा मैं हर बार बोलता हूं आपको, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, किसी भी लेक्चर को समझने के बाद जब आप लेक्चर अटेंड करते हैं तो आप उसके कॉन्सेप्ट को समझ रहे होते हैं। उसके कॉन्सेप्ट को समझते समय पूरा फोकस कीजिए और हर चीज को नोट डाउन कीजिए अपने हाथ से, और फोकस माइंड भी वहीं रखिए। उसके बाद उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को जरूर ट्राई कीजिए। कॉन्सेप्ट जितने बच्चे एग्जाम देते हैं उसमें से 70 से 80% तक सबको बेसिक डेफिनेशन और सब पता होता है, बट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो एक बहुत नेचुरल बेसिक इंस्टिंक्ट है वो आपकी क्लिक तभी होगी, और कॉन्सेप्ट आप तभी अच्छे से समझ पाएंगे जब उस पर बेस्ड, किसी भी लेक्चर पे बेस्ड आप उस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपको काफी नियर ले जाता है कॉन्सेप्ट के प्रैक्टिकली समझाने के लिए कि ओके मुझे ऐसा करना है, और अल्टीमेटली आप सबका टारगेट है क्वेश्चन क्रैक करना। नोबडी गोइंग टू आस्क यू द डेफिनेशंस, they are going to ask you the question based on definition. Even in theoretical questions में भी वो definition और concept पे based ही पूछते हैं। अगर आप concept में थोड़े से भी confuse हैं तो बहुत दिक्कत में आ जाएंगे। तो concept करने के बाद उसको पक्का करने के लिए उसके ऊपर based numerical को जरूर try करें। जैसा कि मेरी हैबिट है, मैं अपने लेक्चर में वीडियो के एंड में उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक DPP लगाता हूँ उस चैप्टर पे बेस्ड जो मैंने उस दिन लिया होता है। उसको आप सॉल्व करें। किसी भी टाइप की आपको उस प्रॉब्लम्स में अगर आपको परेशानी आ रही है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उस पर मेल आईडी भी छोड़ूंगा, आप उस पर मुझे मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए। और कोई भी टॉपिक आपको टफ लगता है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स दोनों में, मैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपको दोनों पढ़ाऊंगा फॉर जी मेन एंड एडवांस, नीट एंड अदर इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए।
मेरी क्लासेस में आपको इंटरनेशनल बोर्ड्स के भी एग्जामिनेशन क्रैक करने का मैं आपको वीडियोस देते हैं, जैसे ACT है, सेट है, सेट दोनों सब्जेक्टिव भी मैं पढ़ाता हूं। सेकंड थिंग, ऐसे एग्जाम्स अगर आप ओलंपियाड, NTSE, KVPY की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर मुझे लिखिए मेरे कमेंट बॉक्स में, और मुझे मेरे मेल ID पर मैं आपके लिए काफी यूजफुल कंटेंट डालूंगा। चलिए, अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करें। कॉन्सेप्ट जानना ही आपका मकसद नहीं है, कॉन्सेप्ट जानने के बाद उसको अप्लाई करना और क्वेश्चंस को लगाना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। जितनी अच्छी आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होगी उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। और आप खुद देखेंगे जब आप उस कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चंस लगाते हैं, और क्वेश्चन लगाते समय ज्यादा तुक्के को यूज मत करें, और क्वेश्चन लगाते समय आंसर बिल्कुल मत देखें। 5 मिनट तक नहीं आया कोई बात नहीं, अपने मन में बार बार उस क्वेश्चन को पढ़ें। और क्वेश्चन को पढ़ने का मैं ट्रिक बता ही चुका हूं आपको हर बार, कि क्वेश्चन को कभी भी वन शॉट में नहीं पढ़े। अगर आपको नहीं आ रहा है फुल स्टॉप तक पढ़ें, डेटा एक्सट्रैक्ट करें, कॉन्सेप्ट के बारे में सोचें कि ये मुझसे क्या पूछना चाह रहा है। व्हेन यू और जिसने क्वेश्चन डिजाइन करा है आप उस सेम पेज पे आ जाओगे, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपका क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो काफी एनहेंस हो जाती हैं अगर आप प्रॉब्लम से लड़ना सीख जाते हो। प्रॉब्लम से लड़ें, ठीक है। चलिए, अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करें। थैंक यू।